अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कर लेते हैं। इस साल जन्माष्टमी का ये पर्व देश में 2 दिन यानी कि 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। लिहाजा जन्माष्टमी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर के तमाम मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर खास सजावट की गई है। खासकर मथुरा और द्वारका के कृष्ण मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। और खास बात यह है कि इस साल जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ जयंती योग बन रहा है। जन्माष्टमी पर वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे में जन्माष्टमी पर क्या है पूजा का विधि विधान और किस चीज को से भगवान को लगाएं भोग, देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा के मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से रोशन है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूलों से श्री कृष्ण का दरबार सजाया गया है। और तो और भगवान के खास श्रृंगार और भोग की तैयारी कर ली गई है। जन्माष्टमी के तमाम रंगों को समेटे हुए ये खूबसूरत तस्वीरें आई हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से। यहाँ जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मथुरा का कोना कोना कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में रंग चुका है। बस इंतजार शुभ मुहूर्त का है। ज्योतिषविदों का कहना है कि इस साल जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर देर रात 12:42 तक रहेगा। की पूजा का जो समय है ये 6 तारीख को मध्य रात्रि में 11:56 पर शुरू होगा और ये शुभ पूजा का समय मध्य रात्रि में 12:42 तक रहेगा। यानी 6 और 7 की जो मध्य रात्रि है, दरमियानी रात है, उसमें रात 11:56 से और अंग्रेजी में 7 तारीख शुरू हो जाएगी 12:42 तक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का ये त्योहार दुनिया भर के सभी कृष्ण भक्त धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था। इसीलिए जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी का ये पर्व 2 दिन यानी 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। और खास बात ये है कि इस साल जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ जयंती योग बन रहा है जो कई सालों बाद आया है। इस मौके पर बात अगर पूजा के विधि विधान और भोग प्रसाद की करें तो अपने घरों में बाल श्री कृष्ण की स्थापना कीजिए और उनका पीले रंग के वस्त्रों, गोपी चंदन व जयंती के फूलों से श्रृंगार कीजिए तो सबसे बेहतर रहेगा। पूजा के दौरान पंचामृत अर्पित करें और मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाकर भक्त अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। पंचामृत अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा और उसमें तुलसी दल भी अर्पित करिएगा। उसमें तुलसी के पत्ते भी जरूर डालिएगा। मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाइएगा। मेवा, माखन और मिश्री ये मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाएगा। ध्यान रखें कि जो चीजें आप अर्पित करेंगे, जिन चीजों से आप भगवान कृष्ण को स्नान करवाएंगे, उन्हें शंख में डाल करके या चांदी की कटोरी हो या चांदी का गिलास हो तो उसमें डाल करके अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब आप उन्हें पंचामृत स्नान करा लें तब जल से स्नान कराएं, शरीर उनका पोंछें। इसके बाद उन्हें पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें और इसके बाद भगवान को झूले में बैठा करके झूला झुलाएंगे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए भक्त साल भर बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं और यही वजह है कि मथुरा की तरह ही देश के अलग अलग शहरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। चाहे दिल्ली हो या द्वारका, वाराणसी हो या पाली,
इस मौके पर बाजारों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खास रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल अपने घर ले जा रहे हैं और इसके लिए जरी गोटे से सजे वस्त्र भी खरीदे जा रहे हैं। मार्केट में बहुत कुछ नया आया है आपके, कपड़े इनके सारे ज्वेलरी सब बहुत अच्छे आए हैं। तो आप क्या लेना है? यहाँ हम अपने घर के लिए कुंज लेने आए हैं। धूम मचा देंगे जन्माष्टमी में। तो किस तरीके से मूर्ति देख रहे हैं आप, क्या पसंद आ रहा है? हम एक नए लेना चाह रहे हैं, नए लड्डू, इसलिए हम मूर्ति देखने आए हैं आज। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। कभी यशोदा मैया के लाल तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारते हैं और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। जन्माष्टमी पर लोग अपने प्यारे कान्हा के उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत के पहले सूर्य मिशन की, जिसने धरती की ऑर्बिट में दूसरी छलांग लगाई है। यानी आदित्य L1 की ये दूसरी बड़ी सफलता है और उसने सूरज की ओर अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो की ओर से सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। हम आपको बता दें कि सूर्ययान को पृथ्वी की कक्षा में कुल 16 दिनों तक रहना है और इसके बाद ये बाहर निकलकर सूर्य की तरफ लैग्रेंज 1 यानी कि L1 पॉइंट की ओर रवाना होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारत के आदित्य L1 ने किया कमाल और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। धरती की ऑर्बिट में लगाई दूसरी छलांग। दो सितंबर की सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ भारत का सूर्ययान तेजी से सूरज की ओर बढ़ रहा है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीर इसरो ने जारी की है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया है कि आदित्य L1 मिशन ने दूसरा अर्थ बाउंड मैन्यूवर पूरा कर लिया है, जिसके मायने हैं कि सूर्ययान ने पृथ्वी का दूसरा चक्कर पूरा कर लिया। यानी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे इस स्पेसक्राफ्ट ने नया ऑर्बिट हासिल कर लिया है। जब हमने 2 सितंबर को उसका प्रक्षेपण किया तो उसको ट्रांजिशन ऑर्बिट में रखा था 235 बाय 19,000 किलोमीटर रफली। तो उसके बाद उसका जो पहला अर्थबर्न है वो भी नेक्स्ट डे हो गया था 3 सितंबर को। तो उसके बाद उसका ऑर्बिट अभी अगेन हमने बढ़ाया है। तो इस तरह से उसका ऑर्बिट बढ़ाते हुए 4 या 5 अर्थबर्न करने के बाद उसको सूर्य की ओर रवाना किया जाएगा। आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में 16 दिनों तक रहना है। इस दौरान वो धरती के चारों तरफ 5 बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा, जिसका अगला चरण अब 10 सितंबर को रात के 2:30 बजे पूरा होगा। यानी तीसरी दफा फिर आदित्य L1 की कक्षा बदली जाएगी। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदली जा रही है ताकि उसे इतनी रफ्तार दी जा सके कि वो 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा को पूरा कर पाए। और इस यात्रा के बाद आदित्य L1 लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जो उसकी मंजिल है। इसके बाद उसके सारे 7 पेलोड्स ऑन कर दिए जाएंगे। इनमें 4 पेलोड सूरज की रोशनी का अध्ययन करेंगे, जबकि बाकी 3 पेलोड्स सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि लैग्रेंज पॉइंट L1 पे उसको जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, और जो कि सूर्य का डिस्टेंस देखें तो वो तो 1500 लाख किलोमीटर है। उसमें हम 15 लाख किलोमीटर मीन्स 1% ही उसका जाएंगे। L1 पॉइंट तक जाते जाते हम खाली 1% ही कवर करेंगे सूर्य की दूरी का। उसके बाद हम वहाँ उसको हेलो ऑर्बिट में प्रक्षेपित करेंगे। सो वो फिर बाद में वहाँ से कॉन्स्टेंटली सूर्य की ओर देखता रहेगा और सूर्य के बारे में अलग प्रकार के जो प्रशिक्षण है वो करता रहेगा, और जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करता रहेगा, और वो डेटा हमको यहाँ पृथ्वी पे मिलता रहेगा नेक्स्ट 5 सालों तक। तो ये मिशन की महत्ता है। वैसे तो इसरो वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर ये सही सलामत रहा तो ये 10 से 15 साल तक काम कर सकता है और सूरज से जुड़ी अहम जानकारियां धरती पर भेज सकता है।
जिसके लिए उसे पहले L1 पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंचना होगा और सुरक्षित भी रहना होगा। हालांकि ये सफर काफी लंबा है, क्योंकि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लग जाएगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहाँ से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आदित्य L1 के जरिए सूरज के उन रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में होने वाले G20 समिट की। इस साल समूह का अध्यक्ष होने की वजह से इसके आयोजन की जिम्मेदारी भारत के पास है और यही वजह है कि सरकार 3 दिन बाद से शुरू होने जा रही इस ग्रुप की सबसे बड़ी बैठक से जुड़ी तैयारियों के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। भारत के लिए G20 सम्मेलन की अहमियत क्या है, ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा समूह जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना जैसे शक्तिशाली देश शामिल हों, तब शिखर सम्मेलन की मेजबानी का मौका भारत के लिए विश्व बिरादरी में अपनी ताकत का एहसास करवाने से कम नहीं है। और ये पहला मौका है जब समूह की अध्यक्षता की वजह से भारत में G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 8 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन में जिस घोषणा पत्र पर सहमति बनेगी वो भारत के नेतृत्व में ही होगा। G20 के मंच पर भारत की ही मेजबानी में सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा खाद्य, ऊर्जा, आतंकवाद, सुरक्षा की चुनौतियों को हल करने के लिए G20 के मंच का भरपूर इस्तेमाल हो सकता है। यानी G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के पास वैश्विक कूटनीति में अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका है। इसीलिए भारत की तरफ से उसकी तैयारियों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जो देश G20 में शामिल हैं वो विश्व की आबादी का 2/3 हिस्सा हैं और इन देशों के पास विश्व व्यापार की करीब 75% हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी में भी इन देशों की 80% की हिस्सेदारी है। और यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अहम मंच माना जाता है, जिसकी वजह से ये तय है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से दुनिया में भारत की आवाज और बुलंद होगी। और इसी वजह से इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन में महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 20 देशों की तरफ से आहुतियां दी गई। मंत्रोच्चारण के साथ ही 1.5 घंटे तक चले इस यज्ञ की शुरुआत सुबह 11 बजे से हुई थी, जिसमें मंदिर में आए सभी लोगों ने हिस्सा लिया। G20 सम्मेलन को सफल बनाने की प्रार्थना भी की। इस विशेष यज्ञ के दौरान हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ भी वहां पर मौजूद रही। G20 सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली में अलग अलग तैयारियां चल रही हैं और इस समय मौजूद है इस्कॉन टेम्पल द्वारिका में, जहां पे G20 सम्मेलन के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ का उद्देश्य है कि जब सभी देशों के प्रमुख भारत आए तो ये जो सम्मेलन है ये सफलता पूर्वक हो सके, क्योंकि G20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में जब सभी महाशक्तियां राजधानी दिल्ली में इकट्ठा होंगी तो वो स्वास्थ्य पे बात करेंगी, शिक्षा पे बात करेंगी और कारोबार में कैसे साथ आना है इस पे बात करेंगी। और प्रधानमंत्री मोदी का भी कहना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राज्य हो जाए। तो इन सभी आयोजनों की सफलता के लिए इस समय यहाँ पे महायज्ञ किया जा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। आज G20 सम्मेलन के लिए आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं महायज्ञ में, क्या है आपका उद्देश्य? हरे कृष्णा। G20 सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि ये यज्ञ इसलिए किया गया ताकि हमारा ये G20 सक्सेसफुल रहे। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये फर्स्ट टाइम हमारे भारत में जो इस G20 सम्मेलन किया गया है। जब भी भारत में कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसके लिए अलग प्रार्थना की जाती है। G20 सम्मेलन भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज यज्ञ किया जा रहा है। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो G20 हम जब भी कुछ करते हैं तो हम हमेशा भगवान का नाम लेते हैं ताकि हम उसको सक्सेसफुल बना सके। और ये हमारे पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में हमारे इतनी दूर दूर से लोग बाहर से आ रहे हैं, तो हम उसी को ही सक्सेसफुल बनाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं ताकि हम इस G20 को सक्सेसफुल बना सकें। यहाँ पे यज्ञ चल रहा है और जितने भी लोग आए हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अगर आप एक साथ सब G20 के लिए मंत्रोच्चारण करें। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता
नमोस्तुते नमस्तर्ची गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हरे कृष्णा यही बोलना। पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। चंद्रयान की लैंडिंग होनी थी, उससे पहले भी हमने देखा कि अलग अलग मंदिरों में हवन चल रहे थे, पूजा पाठ चल रही थी और अब जो है द्वारिका के इस्कॉन टेम्पल में यह हवन महायज्ञ किया जा रहा है G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन के लिए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौड़। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए न सिर्फ दिल्ली सजी है बल्कि 3 दिनों तक चलने वाले G20 सम्मेलन के दौरान उनकी सेहत भी बरकरार रहे, इसके लिए भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल जैसे कई बड़े सरकारी अस्पतालों ने विशेष व्यवस्था की है। इन अस्पतालों में राष्ट्राध्यक्षों के साथ आने वाले डेलीगेट्स के लिए भी अलग से रूम बनाए गए हैं। अस्पतालों में विशेष साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। G20 हेल्प डेस्क के साथ ही मेहमानों के लिए रूम और बेड भी रिजर्व रखे गए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में उनके इस्तेमाल हो सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी विदेशी मेहमानों को लाने के लिए अलग गेट की व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उनके लिए अलग से ट्रॉमा सेंटर में बेड की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीतू झा। राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियां अब लगभग खत्म हो गई है। अब जगह जगह रिहर्सल हो रहे हैं, सिक्योरिटी चेक हो रहा है, अस्पतालों में भी जायजा लिया जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग अस्पतालों में जायजा ले रहे हैं कि अगर विदेशी मेहमान आते हैं और वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें जिन अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा वहाँ तैयारियाँ कैसी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। यहाँ पर भी तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक हेल्प डेस्क दिखाना चाहूंगी। ये G20 जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो डेलीगेट्स होंगे उन्हें यहाँ आकर फॉर्म नहीं भरना होगा, उनके फॉर्म पहले ही फोन पर ही भरे जाएंगे और अगर वो बीमार पड़ते हैं, ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है तो उन्हें सीधा भर्ती कर लिया जाएगा। पहले ये कॉरिडोर देख लीजिए। देखिए, सामान्य तौर पर जो मरीज आते हैं वो अलग अलग गेटों से आते हैं, लेकिन जो VIP डेलीगेट्स होंगे वो इस VIP गेट से आएंगे और ये पूरा पैक होगा। यहाँ सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब हम आपको वो कमरे दिखाएंगे जहाँ VIP मेहमानों को रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर 11 बेड अलग रिजर्व किए गए हैं हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए, VIP डेलीगेट्स के लिए। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर में भी लगभग 70 बेड जो है वो VIP के जो 7 लोग यहाँ मेहमान आएंगे उनके लिए रिजर्व किए गए हैं। यहाँ से कमरों की शुरुआत होती है। जो कमरा अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये कमरा होगा हेड ऑफ द स्टेट के लिए। देखिए, इसमें तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई है। यहाँ पर TV स्क्रीन नज़र आएगा आपको, ऑक्सीजन वगैरह तमाम जो चीज़ें VIP डेलीगेट्स को ज़रूरी पड़ सकता है, जिसकी ज़रूरत हो सकती है, वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ एक और रूम अटैच है, वो भी VIP डेलीगेट के लिए है। इसके अलावा ICU भी बनाए गए हैं। ICU में भी 2 बेड जो हैं वो VIP डेलीगेट्स के लिए रखे गए हैं। किसी को अगर कोई बायोलॉजिकल दिक्कत होती है उसके लिए भी अलग से बेड्स जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं। ये कमरा जो अभी आप देखेंगे ये भी VIP डेलीगेट्स हेड ऑफ द स्टेट के लिए होगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।